हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर यानी अभ्यास प्रश्न, नाम जिसका है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर है। चलिए करते हैं हम। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दीवानी, ठीक है। अब जो दीवानी है, देखो पहले क्वेश्चन में आपको दिया है कि निम्नलिखित के जोड़े बनाए, यानी आपको मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। तो जो दीवानी है, दीवानी में इसका क्या होगा मिलान। तो ये होता है कि भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, ठीक है। इसके बाद आपको फिल करना है कि शेर मैसूर, ठीक है। आपको फिल क्या करना है बच्चों कि शेर ए मैसूर। तो शेर ए मैसूर के देखेंगे तो शेर ए मैसूर किसको कहते थे? ये टीपू सुल्तान को कहते थे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे आप। अब देखिए आगे क्या है, रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा क्या थी? यह कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करती थी, ठीक है। अब सिपाही यानी सिपाही को सिपाही भी कहते थे, ठीक है। ये आप यहाँ से देखेंगे। अब आगे यहाँ पर वारेन हेस्टिंग को फिल करेंगे। वारेन हेस्टिंग क्या थे? तो ये भारत का पहला गवर्नर जनरल थे। तो इस तरीके से आपको फिल कर लेना है। दीवानी, भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, शेर मैसूर टीपू सुल्तान, रानी चेन्नम्मा कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया, सिपाही, वारेन हेस्टिंग यानी भारत का पहला गवर्नर जनरल। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। अब हम करने वाले हैं सेकेंड क्वेश्चन, जिसका नाम है रिक्त स्थान भरें, ठीक है। तो रिक्त स्थान में हम देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया कि बंगाल पर अंग्रेजों की जीत डैश की जंग से हुई थी। तो इसमें आपको क्या फिल कर लेना है? प्लासी, यानी कि बंगाल पर अंग्रेजों की जीत जो है प्लासी की जंग से क्या है शुरू हुई थी, ठीक है। दूसरे में फिल करना है कि हैदर अली और टीपू सुल्तान डैश के शासक थे। तो आपको फिल करना है मैसूर, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा होगा कि हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, ठीक है बच्चों। चलिए अब ग में करना है कि डलहौजी ने डैश का सिद्धांत लागू किया। डलहौजी ने कौन सा सिद्धांत लागू किया बच्चों? तो विलय की, ठीक है। डलहौजी ने विलय की सिद्धांत लागू किया, जिसे राज्य हड़प नीति भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। घ में देखते हैं कि मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के डैश भाग में स्थित थी। तो कौन से भाग में स्थित थी बच्चों? दक्षिण भाग में स्थित थी। यहाँ पर दक्षिण आपको फिल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि सही और गलत आपको बताना है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में सही और गलत बताना है। तो क में दिया है कि मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। आपको बताना है ये सही या है गलत है। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ख यहाँ पर दिया है ऑप्शन कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि बहुत सारी कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ग में क्या है कि महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के क्या थे? राजा थे। तो आपको बताना है ग में क्या सही है, ठीक है। तो जो ग है ये बिल्कुल सही है, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, ठीक है। घ क्या है कि अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। अंग्रेजों ने क्या किया? अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई बदलाव नहीं किए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए थे, ठीक है। प्यारे बच्चों आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। सारे क्वेश्चन को आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत की तरफ आकर्षित होने के निम्नलिखित कारण थे। पहला है, यूरोपीय कंपनियों ने भारत के साथ व्यापार में अपार संभावनाएं देखी, ठीक है। इनको लगा कि भारत के साथ व्यापार करेंगे तो इनको बहुत लाभ होगा, ठीक है। आगे दूसरा पॉइंट है, यूरोपीय देशों में भारत की अनेक वस्तुओं की भारी मांग थी, जैसे कपास, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी
इत्यादि। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि वे भारत में कम कीमत पर सामानों की खरीद कर वापस यूरोप जाकर उन्हें ऊंची कीमतों पर बेच सकते थे। इन्हीं व्यापारिक संभावनाओं के कारण यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो रही थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5 कि बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि बंगाल के नवाब, इसका आंसर है बंगाल के नवाबों और कंपनी के बीच विवाद के क्या कारण थे। चलिए देखते हैं। पहला कि नवाबों ने कंपनी को छूट देने से मना कर दिया था। दूसरा पॉइंट यह है कि नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए बहुत अधिक धनराशि की मांग की। तीसरा है कि नवाबों ने कंपनी को सिक्का ढालने का अधिकार देने से भी मना कर दिया। अगला है कि नवाबों ने कंपनी पर टैक्स कर अदा नहीं करने के साथ साथ अपमानजनक पत्र लिखने का आरोप लगाया। अगला है कि कंपनी ने भी नवाबों पर निम्नलिखित आरोप लगाए कि नवाबों के स्थानीय अधिकारी कंपनी के व्यापार को नष्ट कर रहे हैं, कंपनी को अधिक टैक्स देना पड़ रहा है, कंपनी को किलाबंदी के विस्तार व पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 को देखते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फ़ायदा हुआ। तो इसका आंसर है कि दीवानी मिलने से कंपनी को फ़ायदा जो हुआ, देखते हैं कि दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। दूसरा है कि कंपनी भारत से ज़्यादातर वस्तुएं ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदती थी, लेकिन अब उसे ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की आवश्यकता ही नहीं रही। ठीक है, अगला है अब कंपनी भारत से होने वाले व्यापार से अपने खर्च चला सकती थी, जैसे सूती रेशमी कपड़ा खरीदना, अपनी सेना के खर्चों की पूर्ति करना और कलकत्ता में किले और दफ्तरों के निर्माण का खर्चा उठाना इत्यादि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को टीपू सुल्तान खतरा के रूप में क्यों दिखाई देता था। तो इसका आंसर देखते हैं कि टीपू सुल्तान को कंपनी द्वारा खतरा मानने के कारण निम्न थे। पहला है यहाँ पर कि मालाबार तट पर होने वाला जो व्यापार था मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत के बंदरगाहों से होने वाले निर्यात पर रोक लगा दी। अगला है कि टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कि टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कहा जा रहा है कि सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करना आपको। उत्तर देखिए, सहायक संधि का अर्थ गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली ने भारत में कंपनी के शासन के विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि को अपनाया था। इसे सहायक संधि इसलिए कहा गया कि जो भी भारतीय शासक इस संधि की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता था, कंपनी उसकी सुरक्षा में पूर्ण सहयोग करने का वायदा करती थी। ठीक है, सहायक संधि की अब शर्त क्या थी। पहली इसमें थी कि भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरा है जिन शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर होगा वे इसके लिए कंपनी को शुल्क प्रदान करेंगे। ठीक है, शुल्क नहीं देने की स्थिति में कंपनी दंड के रूप में शुल्क के बराबर राजस्व वाला क्षेत्र शासक से छीन लेगी। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कि शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा जो शासक की गतिविधियों पर नजर रखेगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखेंगे आप कि कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस प्रकार अलग था। तो भारतीय राजाओं के शासन और कंपनी के शासन में अंतर।
पहला क्या है बच्चों कि भारतीय राजाओं ने अपने राज्य का प्रशासनिक तथा राजस्व विभाजन विभिन्न इकाइयों में कर रखा था, परंतु ये इकाइयां ब्रिटिश प्रशासनिक एवं राजस्व इकाइयों की तरह प्रभावी नहीं थी। कंपनी ने प्रेसिडेंसी के रूप में एक नई प्रशासनिक इकाई बनाई थी जिसका शासन गवर्नर के पास होता था। दूसरा है पॉइंट, कंपनी द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया गया था, जबकि भारतीय शासकों द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया। तीसरा है, भारतीय राजाओं ने शासन में न्यायिक व्यवस्था प्रभावी नहीं थी। एक ही तरह की अदालत दीवानी तथा फौजदारी दोनों तरह के मुकदमों की सुनवाई करती थी, जबकि अंग्रेजों ने एक आधुनिक एवं विकसित न्यायिक व्यवस्था स्थापित की थी। प्रत्येक जिले में अलग अलग दीवानी व फौजदारी अदालतें स्थापित की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका आंसर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बच्चों। ठीक है, कि कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। तो कंपनी की सेना में आए संरचनात्मक बदलाव, पहला था कि कंपनी ने पैदल और घुड़सवार सिपाहियों की जगह पेशेवर सैनिकों की भर्ती की। कंपनी ने सैनिकों को यूरोपीय शैली में नई युद्ध तकनीकी से प्रशिक्षित किया। कंपनी ने अपने सैनिकों को आधुनिक हथियारों जैसे मस्कट तथा मैचलॉक आदि से लैस किया। अगला है कि कंपनी ने सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी तथा सेना के महत्वपूर्ण स्थान जैसे तोपखाना, टैंक इत्यादि पर यूरोपीय सैनिकों को नियुक्त किया था। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर है कि सेना में यह भावना जगाए कि उनका कोई धर्म जाति नहीं है, वह केवल सैनिक है। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी रखना उनका कर्तव्य है। ठीक है, तो ये हमने हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 व्यापार से साम्राज्य तक, ठीक है, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट किया। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर को देखने के लिए। थैंक फॉर वॉचिंग।